आकाश, आपने गतिशक्ति की बात की, मिशन गतिशक्ति। जी सर। ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान से किस तरीके से अलग है? आकाश, आपने अभी बातों बातों में कहा था एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा प्लान है गवर्नमेंट का। जी सर। क्या मुझे बता सकते हैं कि ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने के लिए कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे? आपने अपने जीवन काल में अपने गांव का, अपने समाज का शिक्षा को लेके जागरूकता बढ़ाने के लिए कुछ कार्य किए हैं आपने? हेलो आकाश, क्या आप सुन पा रहे हैं गुड मुझे? मॉर्निंग। जी सर। गुड मॉर्निंग। आकाश, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर। अपना परिचय दीजिए। सर, जैसा कि मेंशन किया हुआ है टैब में, मेरा नाम आकाश कुमार शर्मा है। मैं राजस्थान स्टेट के पाली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरी शिक्षा जो है वो मेरे प्रारंभिक एंड उच्च माध्यमिक शिक्षा जो मेरे गांव से हुई है। उसके बाद में मैंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीकानेर से। उसके बाद में मैंने अपने फादर के बिजनेस में उनके साथ में काम किया। फिर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की। अभी मैं राजस्थान की जो सेवा है प्रोग्राम ऑफिसर माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और मुझे डॉक्यूमेंट देखना पसंद है। बहुत अच्छा। आकाश, आपने अमृतकाल, इसके विषय में कुछ सुना है? जी सर। क्या है ये? सर, जैसा कि अभी के बजट में आया कि हमारे जो हम 100 साल जो पूरे होंगे, तो ये जो 25 वर्ष का जो समय है वो अमृतकाल के रूप में मनाया जाता है। इस अमृतकाल में हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम भारत को एक विश्व शक्ति बना सकें? सर, इस अमृत काल में हमें काफी जो सेक्टर्स है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सबसे पहला जो है वो हमें हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा। हमने जो हमने टारगेट तय किया है कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, उसके ऊपर हमें पुरजोर काम करना है। उसके लिए आधारभूत परिवर्तन की जरूरत पड़ेगी। साथ साथ में हमें उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारा पीएम गति शक्ति है उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। साथ ही साथ में विश्व गुरु बनने के लिए जो ग्लोबल स्ट्रक्चर जैसा कि अभी धीरे धीरे भारत का बढ़ रहा है, उस दिशा में हमें स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को बनाते हुए विभिन्न जो वैश्विक मुद्दे हैं उसके ऊपर, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, डेवलपिंग कंट्रीज के जो इश्यूज हो गए, उनके ऊपर हमें अपना पुरजोर अपनी बात रखते हुए आगे बढ़ना है। साथ ही साथ में देश के अंदर जो किसी भी तरीके के सामाजिक जो इश्यूज हो रहे हैं उनको हमें टैकल करने की जरूरत है, ताकि वो एक इंटरनेशनल मुद्दा बन के हमारी इमेज को खराब ना करे। बढ़िया। आकाश, आपने गतिशक्ति की बात की, मिशन गतिशक्ति। ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान से किस तरीके से अलग है? सर, नेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है उसमें हमने प्लानिंग एक कर रखा है कि हमारा 1 से 2 करोड़ रुपए जो होंगे, लाख करोड़ रुपए होंगे, उस हिसाब से हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। पीएम गति शक्ति उन्हीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है, जैसे रेल, रोड और बाकी के जल के जो प्रोजेक्ट है उनको गति प्रदान करने के लिए, साथ ही साथ में उनमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है और उनको पुरजोर बनाने के लिए हम पीएम गति शक्ति में काम करेंगे। आकाश, मान लीजिए आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट में कम्युनल राइट जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। जी सर। क्योंकि दो समुदायों के त्योहार आपस में क्लैश हो गए और दोनों ने एक पर्टिकुलर ग्राउंड बुक करने के लिए आपको अर्जी दी थी और आपने जो है उस समय को बांट दिया दोनों के बीच में। क्योंकि दिन एक ही है तो आपने समय बांट दिया, पर इस चीज को लेकर दोनों समुदाय के बीच में अनबन हो गई है और कम्युनल राइट्स जैसी सिचुएशन तैयार हो गई। अब आप ऐसे तीन कौन से कदम उठाएंगे जिससे कि सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जा सके? बताइए। सर, पहले तो जो डेट है वो फिक्स होगी, साथ ही साथ में ग्राउंड भी फिक्स है, तो मैं ये रखूंगा कि प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाए। वहाँ पे पुरजोर तरीके से जो फोर्स है उसको यूज में लेके वहाँ पे जो भी, और साथ में जो अनसोशल एलिमेंट होंगे, एंटी सोशल एलिमेंट होंगे, उनको वहाँ पे चुन लिया जाएगा और पहले से उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो
उसके साथ ही साथ में जो कम्युनिटी के लीडर्स होंगे, जो पीस कमेटी है उसका फॉर्मेशन किया जाएगा। उस पीस कमेटी में दोनों कम्युनिटी के मेंबर्स को बिठाया जाएगा और एक समझाइश बनाई जाएगी कि जो अगर कम्युनल वायलेंस होता है तो वो दोनों कम्युनिटी के हित में नहीं है। हालांकि जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि कोई भी दोनों कम्युनिटी में से एक भी कम्युनिटी ये नहीं चाहेगी किसी भी तरीके का वायलेंस हो। वायलेंस उनके हित में भी नहीं है, उनकी आर्थिक और स्थिति को भी खराब करता है। तो मैं एक समझाइश बनाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ में सर ये भी इंश्योर किया जाएगा कि कोई गवर्नमेंट का अलग से कोई जगह हो जिसके ऊपर पहले से या फिर किसी दूसरे समुदाय का कोई जगह हो, उसके ऊपर दूसरे समुदाय का वो किया जाए। साथ ही साथ में सर 144 है वो भी लगाई जाएगी। और मेरा जो प्रयास रहेगा कि मैं समझाइश करके एक बैलेंस दोनों के बीच में लाऊं और समझाइश के थ्रू ही मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। आकाश, आप सुन पा रहे हैं? आकाश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। आपने बताया कि आपको डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है। जी सर। ठीक है, और शॉर्ट फिल्मों को देखना भी आप पसंद करते हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज। तो क्या आप बता सकते हैं कि हाल फिलहाल में आपने कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखी है या शॉर्ट फिल्म देखी है जिसने आपको प्रभावित किया है? सर मैंने हाल ही में एक स्माइल पिंकी करके डॉक्यूमेंट्री है उसको देखा है। और शॉर्ट फिल्म्स की अगर बात करें तो सर मैंने अभी नेबर्स विंडो करके एक डॉक्यूमेंट शॉर्ट फिल्म है उसको मैंने देखा है सर। एंड सर प्रभाव की बात की जाए तो स्माइल पिंकी जो है वो एक क्लेफ्ट लिप के सोशल इश्यूज के ऊपर है, जिसमें किस तरीके से बच्चे जो है वो इस बीमारी से ग्रसित है और उनके कारण उनका किस तरीके से सोशल आउटकास्ट हो रहा है। डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि किस तरीके से सोशल वर्कर साथ साथ में अगर गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन हो तो उस समस्या का समाधान लिया जा सकता है और बच्चों की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है आकाश, मान लीजिए कि आपको एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है जी सर। भारतीय समाज के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप कौन सी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे और उसका शीर्षक क्या होगा? सर मेरी जो डॉक्यूमेंट्री होगी उसका शीर्षक होगा महिला शिक्षा के ऊपर। जैसा कि मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है, साथ ही साथ में जिस स्टेट से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे महिला शिक्षा एक इश्यू बना हुआ है। लिटरेसी रेट है वो बहुत ही कम है, 52% से भी कम है। तो मैं उसमें काफी रोल मॉडल्स होंगे जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो महिलाएं अपने देश में राज्य में अच्छा कार्य कर रही होंगी, उनकी जीवनी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा और गाँव गाँव में मैं प्रयास करूंगा कि मैं उनको फैलाऊं और ताकि आने वाली जो महिला पीढ़ी है और साथ में जो महिला है उनको एक अट्रैक्शन मिले उससे और वो एजुकेशन सिस्टम की और एजुकेशन सिस्टम में जुड़ने की कोशिश करें। क्या आप जानते हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई है या नहीं? क्या आपको ज्ञान है इस विषय में? मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं सर, मैं इसको देखना चाहूँगा। धन्यवाद आकाश। आप मुझे सुन सकते हैं? जी सर बिल्कुल। आकाश, आपने अभी बातों बातों में कहा था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा प्लान है गवर्नमेंट का। जी सर। क्या मुझे बता सकते हैं कि ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने के लिए कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे? सर सबसे पहला मुझे जो लगता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जिसके लिए हमने काफी आयाम और प्रयास भी कर रहे हैं और साथ साथ में नई नई प्रोजेक्ट और स्कीम्स हमने लॉन्च की है। दूसरा जो सर मुझे लगता है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जैसा कि हमारे बहुत सारे सेक्टर्स जो हमने चिन्हित किए हुए हैं, तो हमारा आंतरिक इन्वेस्टमेंट भी साथ साथ में बाहर का इन्वेस्टमेंट भी उस 5 ट्रिलियन को अचीव करने के लिए जरूरी है। तीसरा मुझे लगता है कि सर हमारा जो एग्रीकल्चर जो है जिसमें हम एग्रीकल्चर में आमूलचूल परिवर्तन के साथ साथ में फार्मर्स की इनकम को डबल करना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 3 है इनके ऊपर अगर काम किया जाए तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव किया जा सकता है। डिफेंस इसमें क्या रोल प्ले करेगा? सर डिफेंस का बिल्कुल बहुत ही बड़ा रोल रहेगा, मैं ये पॉइंट बताना भूल गया। तो सर डिफेंस का जो है हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, साथ साथ में हम एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट जैसे जैसे बढ़ेगा तो एक हमारी जो अर्थव्यवस्था उसको गति मिलेगी सर। तो ये डिफेंस का रोल रहेगा। तो डिफेंस का टारगेट क्या है डिफेंस एक्सपोर्ट्स का अगले 5 साल के लिए?
सर मैं आंकड़ों के बारे में सर मुझे जानकारी नहीं है, माफी चाहूंगा। आपको जानकारी है कि कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको, डिफेंस के प्रोडक्ट्स जिनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं? सर हाल ही में सर ब्रह्मोस मिसाइल है, उसके फिलीपींस को एक्सपोर्ट करने के लिए हमने एग्रीमेंट बनाया है। और साथ ही साथ में स्मॉल छोटी गन्स वगैरह है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कुछ प्रोडक्ट्स है, उनको एक्सपोर्ट करने का सर हमारा चल रहा है। इंडिया की अगर डिफेंस की प्रोडक्शन की बात करें तो कौन से ऐसे तीन हम लोगों ने मेक इन इंडिया तौर के ऊपर हमने जो काम किया, जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिनसे हमको हमारे डिफेंस की क्षमता को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा? सर अभी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, जहाँ तक मुझे अभी रिकॉल हो पा रहा है, एक ब्रह्मोस मिसाइल है। और उसके बाद में हमारा जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के अंतर्गत जो आकाश और नाग और पृथ्वी मिसाइल्स है, उनको मुझे लगता है आप कि एक आर्मी, एक नेवी और एक एयरफोर्स के प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, अगर आप सोच सकते हैं तो। सर जो एयरफोर्स का है उसमें सर तेजस जो प्रोडक्ट है उसको हम कर सकते हैं। और सर आर्मी का जो बात किया जाए तो उसमें हमारा अभी एक आर्टिलरी गन जो है वो हमने इंडिया से प्रोड्यूस किया है। और नेवी का सर बात करें तो हमने कुछ सर मैं एग्जैक्ट वो जो है उसका वर्ड याद नहीं ले पा रहा हूँ सर। सबमरीन्स, शिप्स? सर फ्रिगेट्स जो है उसमें एक हमने बनाया था सर उसको। ओके। आपने 2016 में बीटेक किया, और आपने कब ज्वाइन किया था ये मॉनेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट राजस्थान गवर्नमेंट का? मैंने ये दिसंबर 2021 में ज्वाइन किया सर। ओके, तो 2016 में आपने अगर बीटेक किया अपना, तो आप मुझे बताइए इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन आप कहाँ पे इस्तेमाल कर पा रहे हैं? सर जो इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन है, एक तो मैं जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ता हूँ, जिस भी इंस्टीट्यूशन में मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पे मुझे एक टेक्निकल और ऑब्जेक्टिविटी प्रोवाइड करवाते हैं। वहाँ पे कई कई चीज़ों में परिवर्तन लाना की एक जो होता है एक्यूरेसी के साथ काम करना, वो चीज़ें जो है मुझे इसमें हेल्प कर रही है। साथ ही साथ में मेरे जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है जिनका नॉलेज है, तो मुझे जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या फिर पावर सिस्टम्स वगैरह होंगे, उनको बेहतर समझने में ये मदद करेगी। गुड। आपका जो कॉलम मैं देख रहा था, स्पोर्ट्स और एनसीसी वाला कॉलम, आपने ब्लैंक छोड़ा है, क्यों? आपको स्पोर्ट्स का शौक नहीं है? सर मुझे स्पोर्ट्स का शौक है, लेकिन मैं फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स खेलता हूँ सर, इसलिए मैंने उसको कॉलम को खाली कर दिया। तो आपको कौन से स्पोर्ट का शौक है? सर मैं वॉलीबॉल खेलना पसंद करता हूँ, और साथ में एक्सरसाइज के लिए स्किपिंग रोप करता हूँ। तो वॉलीबॉल की अगर मैं बात करूं आपसे, तो मुझे बताइए एक ऐसा रूल जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं वॉलीबॉल के बारे में। मुझे याद नहीं आ पा रहा है, मुझे लगता है वो 3 हैंड पासिंग वाला रूल है। वो तो बहुत कॉमन रूल है, एक ऐसा रूल जो बहुत कम लोग जानते हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि लोग जानते ही नहीं है जिसके बारे में। सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। अच्छा, वो कितने तरीके के वॉलीबॉल होते हैं? सर एक तो नॉर्मल जो हम खेलते हैं, दूसरा शूटिंग बॉल होता है, और एक सर आउटडोर और इंडोर के लिए एक बीच वॉलीबॉल भी होता है। तो वॉलीबॉल, बीच वॉलीबॉल और नॉर्मल वॉलीबॉल में क्या फर्क है? सर बीच वॉलीबॉल में सर बॉल जो होती है वो थोड़ी हैवी होती है, उसमें प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है। और जो नॉर्मल वॉलीबॉल होता है उसका वेट सर थोड़ा कम होता है सर। नंबर ऑफ प्लेयर्स? तो बीच वॉलीबॉल में भी मुझे लगता है सर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, दोनों में 6 प्लेयर ही होते आर यू श्योर अबाउट इट? हैं। नो सर, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट जहाँ तक मुझे लगता है सर। ओके। वॉलीबॉल में आप अपने पैर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैर का या सिर का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ सर, एक बार पासिंग के लिए किया जा सकता है सर। आपने लिखा कि आपका शौक है एक्सरसाइज, स्किपिंग रोप। तो एक्सरसाइज, आप मुझे बताइए, स्किपिंग जो एक है, क्या है कि इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट है?
सर अभी ओलंपिक जैसी संस्था में तो ये नहीं खेला जा रहा है, लेकिन काफी इंटरनेशनल जो इवेंट्स है वो भी ऑर्गेनाइज होते हैं सर स्कीपिंग के लिए। वर्ल्ड लेवल पे कोई इवेंट होता है? सर जहाँ तक मेरी जानकारी एक इंटरनेशनल जंपिंग रोप एसोसिएशन बना हुआ है, वो इसके बारे में इसमें करवाता है सर। कितने तरीके की स्किपिंग हो सकती है? सर अगर स्कीपिंग की जाए तो सर एक तो बेसिक स्कीपिंग होती है, क्रिस क्रॉस भी किया जा सकता है सर, साइड बाय साइड जो होता है वो भी किया जा सकता है, एंड सर डबल रनर भी किया जा सकता है, सिंगल सिंगल रनर भी किया जा सकता है। ओके। अगर मैं बात करूं स्किपिंग और जॉगिंग, तो दोनों में क्या समानता है? समानता या असमानता? सर स्कीपिंग जो होती है वो आपके काफ जो होता है उसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट, ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती है, और साथ ही साथ में वो एक ही जगह पे आपको खड़े रह के करना है, तो उसमें कभी कभार ये तरह से बॉडी में स्टिफनेस आ सकती है। दूसरा सर जॉगिंग जो होता है उसमें आपकी बॉडी के दूसरे हिस्से भी होते हैं, वो भी उसके साथ में मूव कर रहे होते हैं, तो एक स्ट्रेचिंग के लिए सर जॉगिंग ज्यादा अच्छा है मानते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे। आप ये आपने 2x2 मीटिंग के बारे में सुना है यूएसए के साथ जो अभी चल रही है हमारी? जी सर। दो ऐसे मुद्दे बताइए जो कि जो सेलिएंट फीचर्स कह सकते हैं इस पर्टिकुलर 2x2 डायलॉग के जो अभी हो रही है। सर पहला तो सर डिफेंस जो है उसके ऊपर बात की, यूएसए ने कहा है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत की मदद करेगा। दूसरा जो सर इसमें ये हुआ कि रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर जो कई डाइवर्जेंस थे उनमें जो है उस पर बात हुई, और उसमें इश्यूज जो है जो वो कम करने की कोशिश की गई। दो इश्यूज के ऊपर जब तक मैं याद कर पाता हूँ। और कोई ऐसे मुद्दे जहां पे कि इंडिया ने एक बहुत स्ट्रांग व्यू लिया है? सर जैसा कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर उन्होंने कहा था कि हम मॉनिटर कर रहे हैं, तो फिर हमारे एक्शन ऑफिस मिनिस्टर ने भी कहा था कि हम भी मॉनिटर कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर, तो उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग हमने लिया हमारा स्टैंड। दूसरा हमने रशिया के ऊपर जो हमारी पोजीशन है उसको वापस बरकरार रखते हुए उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग स्टैंड बनाया रखा है सर। थैंक यू वेरी मच आकाश। थैंक यू सर। आकाश, जी सर। आकाश आप पाली से हैं। जी सर। पाली नाडोल किंगडम के अंदर 12th सेंचुरी के आसपास आता था। क्या आपको जानकारी है नाडोल किंगडम के बारे में? जी सर नाडोल में चौहानों का किंगडम था उस टाइम पे, तो उस समय जो बल्लाल देश थे वो बाली जो एरिया था, सदन जो पाली था उसमें वो कंट्रोल करते थे, और साथ साथ में उन्होंने पाली में भी सर उस टाइम पे कंट्रोल किया। उनकी कुछ अच्छी पॉलिसीज के बारे में जानकारी है आपको? सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है। आप मुझे पाली की ज्योग्राफी के बारे में बताइए जो इसकी आर्थिक स्थिति को भी इम्पैक्ट करती है। सर पाली की जो पाली में सर इसमें उस सेमी एरिड में भी आता है, और साथ साथ में सर उसमें सदन में सर अरावली की जो मिड अरावली जो वो पाली से गुजरती है, तो उसके कारण वहाँ पे ग्रेनाइट जो होता है वो प्रचुर मात्रा में मिलता है। साथ साथ में सर लाइमस्टोन मिलता है, जिसके कारण वहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्रियाँ है वो काफ़ी मात्रा में वहाँ पे है। और साथ ही साथ में सर वहाँ पे जैसे पीला सतरंगी संगमरमर है वो भी मिलता है, उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण, जिसकी इंडस्ट्री जो भी है वहाँ बनी। ठीक है। पाली की अगर साक्षरता दर देखें हम, तो वो नेशनल एवरेज से कम है या ज्यादा है? सर कम है। कम है। क्या कारण है उसके पीछे? सर उसके पीछे काफी सारे कारण है। पहला तो सबसे बड़ा ये है कि वहाँ पे एक माइग्रेशन होता है, जिसमें मेल जो होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं, पीछे फीमेल रहते हैं, जिसके कारण फीमेल वो पढ़े लिखे नहीं होने के कारण वो अपने परिवार में भी शिक्षा को नहीं करते इतना प्रमोट, वो एग्रीकल्चर में काम वगैरह एंड फैक्ट्रीज में काम करते हैं। दूसरा सर इसका रीजन ये है कि
इकोनॉमिक जो अवेलेबिलिटी है, एवेन्यूज है, वो बहुत कम होते हैं, और शिक्षा का जो इमीडिएट जो इम्पैक्ट होता है, इमीडिएट जो इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, वो नहीं रहने के कारण वहाँ पे शिक्षा को माना जाता है कि ये बाद में बेनिफिट करेगा, बट अभी की स्थिति ये है कि हमको अभी जो इकोनॉमिक बेनिफिट चाहिए होता है। तीसरा ये सर, पाली में एक कनेक्टिविटी बड़ा इश्यू, जिसके कारण महिला सुरक्षा का एक मुद्दा बनता है, जिसके कारण प्राथमिक स्कूल तो गांव में मिल जाता है, लेकिन जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी वो कई दूर होने के कारण वो वहाँ पे नहीं जा पाती है और वो ड्रॉप आउट कर देती है। आपने अपने जीवन काल में अपने गांव का, अपने समाज का शिक्षा को लेके जागरूकता बढ़ाने के लिए कुछ कार्य किए हैं आपने? जी सर, मैं अपने गांव में हमेशा से टॉपर रहा था, तो एक मेरी चाव थी कि भैया पढ़ रहे हैं, तो मैं मेरी स्कूल में भी जाता था, प्राथमिक स्कूल में भी जाता था, तो मैंने वहाँ पे जो बच्चे होते थे उनको इंकरेज भी किया है। और हाल में अभी हमारा एक कॉमन सर्विस सेंटर चलता है, वहाँ पे हमने मेरे फ्रेंड्स के साथ में मिलके वहाँ पे एक रेमेडियल क्लासेस के लिए भी खोला हुआ है। साथ ही साथ में मेरे परिवार में मेरी सिस्टर्स जो है उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया था, तो उनको इंकरेज करके मैंने अभी फार्मास्यूटिकल का कोर्स भी किया है उन्होंने, जो उनको बिजनेस में हेल्प कर रहा है। साथ ही साथ में दूसरी सिस्टर है, उन्होंने भी अभी फार्मेसी का कोर्स ज्वाइन किया है। तो सर मैंने अपने परिवार में भी, साथ साथ में गाँव और आस पड़ोस में भी शिक्षा को लेके इंकरेज किया है। इन दिनों राजस्थान से खबरें आई हैं कि करौली में हिंसा, कम्युनल वायलेंस देखा गया है। क्या कारण है उसके पीछे और कौन जिम्मेदार है उसका? सर मुझे लगता है कि जिम्मेदार जो है किसी को ठहराया इसमें जा नहीं सकता, क्योंकि कोई भी कम्युनिटी जो है वो वायलेंस नहीं करना चाहती है। उसके साथ में पॉलिटिकल कारण जुड़े हुए रहते हैं, पॉलिटिकल स्पीच इस तरीके से दी जाती है, पॉलिटिकल अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण कम्युनिटी को भड़काया जाता है। और इसके कारण में मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रिवेंटिव मेजर इसमें नहीं लिए, उनको इस तरह कहीं कहीं वहाँ पे सुरक्षा का वो जो फॉल्ट रहा हुआ है। और साथ ही साथ में जो जनता है उनमें, कम्युनिटी में शिक्षा का भी कमी, और साथ साथ में एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण कि ये वायलेंस है वो उनकी खुद की जिंदगी को ही इफेक्ट कर रहा है, इस तरीके की अवेयरनेस नहीं होने के कारण ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। ओके। अब जवाई डैम आपने कभी विजिट किया है? जी सर। कौन से साल में निर्माण हुआ है उसका? सर एग्जैक्ट तो साल नहीं पता, लगभग मैं सर 1948 के अराउंड से इसका निर्माण शुरू हुआ था, 1956 में तक ये हुआ है सर। जवाई डैम को लेके कुछ इश्यूज इन दिनों न्यूज में रहे हैं, जानकारी है आपको उसके बारे में? ये सर वर्षा की कमी के कारण जो जवाई डैम है उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर जो स्टोरेज नहीं हुआ था, जिसके कारण एग्रीकल्चर वर्सेस ड्रिंकिंग वाटर का इश्यू आया था कि एग्रीकल्चर को पानी दिया जाए या ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी दिया जाए। तो सर सामंजस्य बिठा के बात करके एक फॉर्मूला डिसाइड करके इस समस्या का समाधान निकाला गया। ठीक है। आपको मेंटरिंग एंड टीचिंग करने का शौक है विद्यार्थियों को। आप मुझे बताइए, मेंटरिंग और कोचिंग ये दोनों कैसे अलग हैं? सर मेंटरिंग जितना मुझे लगता है उसमें एक पर्सनल टच दिया जाता है, आप स्टूडेंट के साथ में कनेक्ट होते हो, उसके डे टू डे एक्टिविटी को आप लॉन्ग टाइम के लिए मॉनिटर करते हो, उसके बाद में आप उसको सजेस्ट करते हो कि आप उसको क्या करना चाहिए। कोचिंग सर जहाँ तक समझ पा रहा हूँ एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, जिसमें ये पर्सनल टच जो होता है, पर्सनल रिलेशनशिप बॉन्डिंग जो होती है स्टूडेंट के साथ में, वो कहीं न कहीं उसकी कमी पाई जाती है। ठीक है। सरकार, केंद्र सरकार ने, स्पेशली यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक निर्णय किया है कि कॉलेजेस के जो एडमिशंस हैं वो कॉमन अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे किए जाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। आपको क्या लगता है कि क्या ये सही कदम है और उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? सर मुझे लगता है कि जो कदम लिया गया है वो सही दिशा में है, एक रिफॉर्मेटिव कदम है, क्योंकि सारे बोर्ड्स जो होते हैं उनके अलग अलग मार्किंग की स्कीम्स होती है, जिसमें कोई लिबरल मार्किंग ही करता है, जैसा कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखते हैं 99% की कट ऑफ जैसे चली जाती है। तो इस तरीके से एक इनइक्वालिटी रहती है एजुकेशन सिस्टम में। और साथ ही साथ में सर
जो एक एडमिशन का प्रोसेस होता है, उससे काफ़ी अलग अलग देश के हिस्सों से बच्चे इसमें इकट्ठा होते हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर, तो एक कल्चरली भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ में एक बेंचमार्क होने से जो जो एक कंपटीशन का लेवल होगा और जो एजुकेशन में यूनिफॉर्मिटी जो है वो प्रमोट होगी सर। और मुझे लगता है कि इसके जो दुष्परिणाम अगर जैसा, हालांकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक जेनरिक पेपर बनाया जाएगा जिससे कोचिंग इंडस्ट्री जो है उनको प्रमोशन नहीं मिले, इसका एक दुष्परिणाम ये हो सकता है कि कोचिंग इंडस्ट्री जो है उनको इसका फायदा मिले शॉर्ट टर्म के लिए, और साथ ही साथ में इसमें पॉलिटिकल जो रेजिस्टेंस है वो देखा हो सकता है, इसका एक परिणाम हो। ठीक है, आपकी हॉबीज जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाना है, मेंटरिंग करना है स्टूडेंट्स को। आप, मुझे लगता है जहां तक कि आप अगर कम विकसित राज्यों में काम करें तो आप अपना पोटेंशियल अच्छे से यूज कर सकते हैं। आपकी हॉबीज को देख के ये लग रहा है, लेकिन जब मैं वही चीज आपके जोनल प्रेफरेंस में देखता हूं तो मुझे वो नजर नहीं आती। मुझे ये लगता है कि कम विकसित राज्यों में आप काम नहीं करना चाहते, आपकी प्रेफरेंस नहीं है वो, इसी डाइकोटॉमी क्यों है? सर जैसा कि प्रेफरेंस तो मैंने, राजस्थान जो है वो कम विकसित राज्य है, उसकी स्थितियों के बारे में मुझे जानकारी है, तो मैं एक काम करने में मुझे सहूलियत मिलेगी शॉर्ट। और उसके दूसरा जो मैंने सर इसमें एमपी भी भरा है, हरियाणा भी भरा है, उत्तर प्रदेश जो भी है वो भी चूज किया है, तो ये जो राज्य है वो सर विकसित अभी नहीं है, तो मुझे अपने जो हॉबीज है उसको भी एक्सप्लोर करने का एक मौका मिलेगा। आपने नॉर्थ ईस्ट राज्यों को क्यों आखिरी में रखा है? सर नॉर्थ ईस्ट राज्यों को मुझे लगता है कि जो जितना समय मिलेगा मुझे काम करने के लिए, तो नॉर्थ ईस्ट में जैसा मेरा मानना है कि मुझे थोड़ा वहाँ जाके अकोमोडेट होने में उस समय लग सकता है। हालांकि मेरी ये प्रेफरेंस मुझे दी गई है तो उस हिसाब से मैंने प्रेफरेंस भरी है। अगर मुझे नॉर्थ ईस्ट राज्य भी मिलता है तो मैं उसी गति और उसी वेग के साथ में काम करूंगा जिससे मैं बाकी राज्यों में करूँगा। ठीक है, आप एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं जो आपके डेफ में दिख रहा है, लेकिन आपने 2016 से लेकर 2021 तक कोई भी काम नहीं किया है। मुझे ये लगता है कि आपने ये अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने देश के साथ एक इनजस्टिस किया है। सर जो समय है 2016 से 2021 उसके बीच में मैंने काफ़ी सारी जो है चीज़ें सीखी है। 2016 के बाद में मैंने फैमिली में हमारा जो रिटेल का बिजनेस है उसको मैंने करने की करा है। साथ ही साथ में उस पीरियड में मैंने यूपीएससी स्टेट सर्विसेज को जो एग्जाम थे उनकी प्रिपरेशन करने से जो मुझे नॉलेज मिला है, और साथ में जो मुझे जो लोगों के बारे में जानकारी मिली है, और मैं काफ़ी जगह पे घूमा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये जो अवेयरनेस जनरेट हुई है, नॉलेज जो मिला है, वो मेरा सिविल सर्विसेज में मदद करेगा। तो मुझे मानना है कि मैंने ये जो समय है सर वो वेस्ट नहीं किया सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक आकाश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यू। जी सर। बस एक अंतिम सवाल, उसके बाद हम आपका इंटरव्यू समाप्त करेंगे। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, जी सर। तो आप ऐसे 3 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए जिससे हम जियोपॉलिटिक्स को समझ सकें। बस आप उनके नाम गिना दीजिए। सर पहला जो अल्फ्रेड महान का सिद्धांत है, दूसरा जो सिद्धांत है सर वो मैकिंडर का थ्योरी है वो है, तीसरा सर जो स्पाइकमैन का जो रिमलैंड थ्योरी है, उन तीनों थ्योरी से हम जियोपॉलिटिक्स को समझ सकते हैं सर। कोई कंटेम्प्रेरी थ्योरी जो आपके ध्यान में हो? सर अभी मैं उस रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सर स्पाइकमैन का जो रिमलैंड थ्योरी है वो अभी उसको कंटेम्प्रेरी माना जा सकता है, वो अभी के हाल ही स्थिति में सूट बैठता है सर। और अगर 3 फिलॉसफी आपको हाईलाइट करना हो जिसके बलबूते हम इंटरनेशनल रिलेशंस को समझ सकें, तो क्या होंगे वो? बस आप नाम ले लीजिए। ज्योग्राफिकल थॉट्स है, कैसे भी फिलॉसफी हो सकती है। तो पहला मुझे लगता है बुद्धिस्ट फिलोसफी है, उसकी मदद से समझा जा सकता है। दूसरा सर जो कौटिल्य की फिलोसफी है उसकी हेल्प से इसको समझा जा सकता है। तीसरा सर विवेकानंदा की जो फिलोसफी है उसके माध्यम, यूनिवर्सलिज्म, उसके माध्यम से सीखा जा सकता है। धन्यवाद आकाश, आपका इंटरव्यू यहीं समाप्त होता है। हम आपसे फिर से जुड़ेंगे आपके फीडबैक। थैंक यू सर। आकाश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर।
आकाश, इससे पहले कि हम आपका फीडबैक सेशन शुरू करें, आप एक सेल्फ एनालिसिस करिए और अगर आपको आपके इंटरव्यू को ऑन अ स्केल ऑफ 10 रेट करना हो तो आप कहाँ रखेंगे अपनी परफॉर्मेंस को? 6। ठीक है आकाश, सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो पहला स्टेप है इम्प्रूवमेंट की तरफ। ठीक है, तो मैं आपकी अच्छी बातें बता देता हूँ। यू आर वेरी वेल ड्रेस्ड एंड आप बहुत डिसेंट हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हैं, आप अपने थॉट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, आप बैलेंस्ड हैं, आप में किसी तरीके का पॉलिटिकल या इकोनॉमिक बायस नहीं दिखा, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के प्रति भी आप अच्छे तरीके से डेडिकेटेड हैं, ऐसा समझ में आया। बट आकाश, ये क्रिटिकल एनालिसिस है, तो चलिए उन हिस्सों पे बात कर लेते हैं जहां हमें लगता है कि अब भी गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की। तो सबसे पहले जो मैंने आपको पहला सवाल पूछा था कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो आपने ऐसे शुरू किया, जैसा मेरे डेफ में लिखा हुआ है। जो आपके डेफ में लिखा हुआ है वो तो हम में भी दिख रहा है, तो आप ये लाइन मत बोलिए, आप अपना परिचय शुरू करिए। ठीक है, मेरा नाम, आप ऐसे शुरू करिए, ये एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स मत बोलिए, ना ही पहले और ना ही बाद। फिर कुछ जगहों पर ऐसा महसूस हुआ मानो आपने सवाल को ठीक तरीके से समझा नहीं। जैसे कि मैंने आपको एक केस स्टडी जैसे सिचुएशन दी थी कि दो कम्युनिटीज के बीच में राइट जैसी स्थिति बन रही है, तो ये उस दिन के बारे में बात हो रही है। मैंने आपको ये भी बोला था कि जो समय है वो बांट दिया गया है दोनों समुदाय के बीच में आपके द्वारा। अब हो सकता है समय को लेकर कुछ मतभेद हुए होंगे दोनों समुदाय के बीच में, और इसको लेकर अब राइट की स्थिति बन रही है। तो मैंने जानबूझ करके सवाल को इस तरीके से पूछा था कि मैं ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप एक क्लैरिफिकेशन मांगेंगे मुझसे। और तो एक सिविल सर्वेंट का सबसे इंपॉर्टेंट गुण ये है कि वो चीजों को जब तक पूरी तरीके से नहीं समझता वो कोई स्टेप नहीं लेता। ठीक है, तो आपकी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा जो है वो एक्चुअली टेस्ट किया जा रहा है। ये आपके नॉलेज का टेस्ट तो है नहीं, क्योंकि आपका नॉलेज तो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका। तो आपने कुछ आंसर्स बोले जो थोड़े आइडियलिस्टिक, कुछ सॉल्यूशंस बताए जो थोड़े आइडियलिस्टिक लगे या उस समय के अनुसार नहीं लगे। जैसे मैं आपको बता दूं, आपने बताया कि मैं पीस कमिटीज बनाऊंगा। अब समझ लो राइट जैसी सिचुएशन उस मैदान में होने लगी, आप कहाँ पीस कमेटी बनाने जाएंगे? और इसका मतलब आपने पहले से बना रखी है पीस कमेटी। तो अगर पहले से पीस कमेटी बना रखी है मतलब आपको बिफोर हैंड पता था, पर वो तो क्वेश्चन था ही नहीं, वो तो प्रिकॉशनरी स्टेप्स हुए। उस वक्त आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर वाला एंगल था, और आप कैसे डिफ्यूज करेंगे क्राइसिस को, वो एंगल आपको हाईलाइट करना था। आपने एक चीज और बोल दिया कि मैं 144 लगा दूं। 144 लगा देंगे तो त्योहार का दिन है वो, है ना? 144 कब लगाती है एडमिनिस्ट्रेशन? तब जब उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता। ठीक है, पर आपने जैसे कि एंटी सोशल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप ड्रोन के द्वारा निगरानी रख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते थे आप। ठीक है, तो वाटर कैनन्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप डिस्पर्स कर दें भीड़ को, क्योंकि उस मैदान की बात हो रही है, पूरे शहर की बात नहीं हो रही। और 144 किसी मैदान पे लग सकता है क्या? हाँ, तो इन बातों का आप जरा ध्यान रखिए। फिर सर ने आपसे एक सवाल किया था 2+2 डायलॉग को लेकर, जो इंडो यूएस 2+2 डायलॉग है। वहां पे एक मुद्दा जिसपे भारतीय सरकार ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है, स्पेशली जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने खास तौर से बताया है। उन्होंने तेल की क्या खपत है इस बात को लेकर तंज कसा है यूरोप पे। उन्होंने कहा है कि भारत जो पूरे महीने में नहीं खर्च कर पाता तेल, वो यूरोप जो है एक दोपहर में खर्च कर देता है ना? तो ये वो एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस है जो आपको दिखाना चाहिए। बार बार आपको पुश करने पर भी आप वहीं रहे, ह्यूमन राइट्स, रशिया यूक्रेन,
तो ये अवेयरनेस का टेस्ट था एक्चुअली आपकी पर्सनैलिटी का, कि कितना अवेयर हैं आप, जो एस्टैब्लिश्ड लाइन है उससे एक डिफरेंट लाइन कैसे ली जाए। तो वो ठीक लगा। आपका जोनल प्रेफरेंस वाला जो आंसर था कि अंडर डेवलप्ड स्टेट्स को आपने क्यों नहीं रखा है शुरू में, वहां पे आप एक जरा सा एक्सप्लेनेशन दिया आपने। फिर आपने नॉर्थ ईस्ट के बारे में जब सवाल हुआ तो आपने कहा कि वो थोड़ा दूर है, मुझे एडजस्ट करने में समय लग जाएगा। तो ये लाइन जो है इसको और बेहतर तरीके से कहा जा सकता है। इससे ऐसा लगा मानो आप ईगर नहीं है टू लर्न क्विकली, क्राइसिस सिचुएशन के लिए आप बने हुए नहीं। ठीक है, हालांकि वो आंसर ठीक था आपका, लेकिन इस लाइन को और बेहतर तरीके से कहा जा सकता है। एक बेटर आंसर ये होगा आकाश कि मैंने अपने प्रेफरेंसेस यूज किए हैं क्योंकि यूपीएससी ने मुझे वो मौका दिया था। बट जैसा आपने आखिरी में कहा, मैं जहां भी जाऊं मैं उसी गति और वेग से काम करूंगा, पूरा देश आपका है। ठीक है, तो आप ये मत बोलिए तो साउथ में आपको एडजस्ट करने में कितना टाइम लगेगा, जल्दी कर लेंगे आप, वहां पे भी तो टाइम लगेगा। तो आपने साउथ को क्यों नहीं रखा लास्ट? अगर सवाल कोई करना चाहे वहां पर, तो वो तो वहां पर ले जाएगा बातों को जहां पर आप फिर बहुत मुश्किलों में पड़ जाएंगे कि अब क्या करें। तो ग्रिलिंग की जा सकती है आपको ऐसे स्टेटमेंट्स पे, और एक कन्फ्रंटेशन जैसा सिचुएशन क्रिएट किया जा सकता है जिससे कि आप बहसबाजी में पड़ जाएंगे और उससे मामला जो है पूरा खराब हो जाएगा, आपको ही पता है। ठीक है, और 2016 से 21 तक आपने कोई काम नहीं किया, ये आंसर भी थोड़ा और बेहतर हो सकता है क्योंकि आपने जो हाईलाइट किया उसमें कहीं पे भी इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी पे बात नहीं हो रही। ठीक है, तो आप उस एंगल को जरा हाईलाइट करिए क्योंकि आप एक हम्बल बैकग्राउंड से हैं। तो आप किस, देखिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके करियर को लेकर तो है, पर घर वालों को लेकर भी तो है, और एक अपेक्षा रहती है कि आप मदद करेंगे घर वालों की, देश की, समाज की। और इससे एक बात और है कि जब आप काम करते हैं तो वो सिर्फ इकोनॉमिक एंगल ही नहीं है आकाश, उससे आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है सोसाइटी का, इंडस्ट्री का, जो काफी काम आने वाला है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो एक ऐसा उत्तर तैयार करिए जो सच होना चाहिए, कोई मैन्युफैक्चर मत करिएगा किसी चीज को, सच हो, बट इसमें ये एंगल्स जो है वो हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, आपका इंटरव्यू कब है? 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को, ठीक है। तो ठीक है, आपके पास वक्त है, और ये माइनर चीजें, बाकी तो आकाश आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने बहुत अच्छे से डैफ की तैयारी की है, आपके ओपिनियंस बहुत अच्छे हैं। अच्छी बातें तो मैंने बता दी और मैं उन पे जोर नहीं देना चाहता क्योंकि वो तो ऑलरेडी हैं। हमको वहां काम करना है जहां पर कमियां रह गई। तो आप एक ये चीज का ध्यान रखिए, ठीक, कि आप क्वेश्चन को अच्छे से सुनिए, अगर नहीं होता तो क्लैरिफिकेशन मांगिए, और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस को थोड़ा और अच्छे से हैंडल करिए, और जस्टिफिकेशन जो है, कार्डर, सर्विस, रीजन फॉर नॉट बीइंग एम्प्लॉयड, इन चीजों पे थोड़ा सा एक अच्छा आंसर क्रिएट करें। ठीक है, अगर आप ये करेंगे तो ओवरऑल आपके चांसेस इस साल बहुत अच्छे हैं, और मैं आशान्वित हूं कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे इस बार। ठीक है, ये मेरा फीडबैक है। बाकी मेंबर्स भी अब अपना फीडबैक देंगे, उसके बाद आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, फिर मैं आपके मार्क्स बताऊंगा। आकाश सुन सकते हैं मुझे? जी सर। आकाश, आपके जो मेन फीचर्स थे वो आपको बता दिए गए हैं। बड़ी अच्छी बातें हैं आपके इंटरव्यू के बारे में, आपके प्रोफाइल के बारे में, और मुझे भी काफी हद तक आशा है कि आप क्लियर करेंगे। और जो बातें बताई गई हैं आपको, उनके ऊपर आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और वो बातें ऐसी बातें हैं जो आपको जिसे कहते हैं स्काई रॉकेट करेंगी आपके परफॉर्मेंस। ठीक है, उन पे ध्यान करना आपको बहुत जरूरी होगा। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपका ये तीसरा अटेम्प्ट है, और इंटरव्यू पहला है या दूसरा है या तीसरा है? दूसरा इंटरव्यू। पिछले इंटरव्यू में क्या खामी रह गई थी? सर पिछले इंटरव्यू में मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, और साथ साथ में थोड़ा मेरा ऐसे बायसनेस हो गया था पैनल को लेके। मेरे से पहले जो गए थे कैंडिडेट, वो जो बाहर आए थे, उन्होंने
कुछ चीजें कही जो एकदम थोड़ा ऐसे बोल दिया कि ये वो ड्रिल कर रहे हैं, ऐसे परेशान कर रहे हैं, काइंड ऑफ चीजें बोल दी थी। तो मुझे लगा कि थोड़ा ऐसे एक्सपीरियंस से थोड़ा कम परफॉर्मेंस है, 145 ही मैं स्कोर किया था। ओके, अब मैं आपको दो तीन बातें बताना चाहूंगा जो आप प्लीज उनको ध्यान रखिए और ये आपकी परफॉर्मेंस को, जैसे हमने बताया, स्काई रॉकेट करने में हेल्प करेंगे आप। ठीक है, सबसे पहली बात, आप जैसे आपको बताया गया कि आप बहुत वेल ड्रेस्ड हैं, पर मुझे कहीं क्यों लग रहा है कि आई कांट रियली मेक आउट, बट मुझे लग रहा है कि आपने शायद शेव नहीं किया आज। हाँ सर, ट्रिम किया हुआ किया है कि नहीं किया है? है, ट्रिम किया है। ठीक। हाँ, तो प्लीज ये ट्रिमिंग इज नॉट द राइट थिंग, आप शेव करके जाइए उससे। ठीक है, ये जो ट्रिमिंग वाली जो बात है वो एक बड़ी कैजुअल सी एक अप्रोच दिखाता है, जो मुझे नजर आ रही है, जो देखने में मुझे लग रहा था कि आपने शेव नहीं किया, जो आप अपने अप्रूव कर दिया है। तो प्लीज ट्रिम करके नहीं, शेव करके जाइए उस दिन बकायदा। ठीक है, एक स्मार्ट लुक बनती है। और बाल भी आप थोड़े से, आपके मुझे लग रहा है कि अनकेप्ट हैं, थोड़े से बालों को भी ठीक से अच्छी तरीके से ऑयल करके कंघी वंगी करके आप जाइए। ठीक है, बहुत अच्छा एक इंप्रेशन पड़ता है। अब मेन बातों पे मैं आता हूं। आप इतने नर्वस क्यों लग रहे थे? आप बहुत एंग्शियस लग रहे थे मुझे, आपके चेहरे में बिल्कुल एंथुजियाज्म मिसिंग था। ऐसा क्यों? आप पिछले वाले जो इंटरव्यू है उसके उसी के बोझ में अभी भी दबे हुए हैं क्या? नहीं सर, अभी तो मैंने काफी उसको सही कर वो, अभी उसके बारे आप में नहीं सोचा। उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। अब आप ये सोच के जाइए कि जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है उससे मैंने सीख ली है, और अब की बार मैं ना किसी से बात करूंगा, ना मैं किसी को पूछूंगा। अगर कोई बताएगा भी तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आई एम गोइंग टू फाइट माई ओन बैटल। खत्म बात। ठीक है, आप एक वन मैन आर्मी हैं। आप दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस मत होना प्लीज, बिकॉज वो आपको डिस्ट्रैक्ट हो कर सकती हैं और आपका परफॉर्मेंस खराब कर सकती हैं। आप अपने ऊपर विश्वास रख के चलिए और उसी के बलबूते पे आप अपना इंटरव्यू दीजिए। आप अपने चेहरे पे एक स्माइल रखिए। आपके चेहरे पे स्माइल थी ही नहीं, आप बहुत एंक्शियस लग रहे थे। अगर आपके चेहरे में स्माइल रहेगी, अगर आपके चेहरे से एंथुजियाज्म झलकेगा, अगर आपके चेहरे से लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके परफॉर्मेंस में चार चांद लग जाएंगे। जो आपको बताई गई है बातें, मेरा आप विश्वास कीजिए, आपका परफॉर्मेंस बहुत 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 बेहतरीन हो जाएगा, ये छोटी छोटी दो तीन बातों से ही। अब आपने बात की, आपने वॉलीबॉल के बारे में बताया। वॉलीबॉल आपने लिखा नहीं वो आपने डैश में, बट वॉलीबॉल की अगर आपने सडनली वॉलीबॉल बोल दी है तो वॉलीबॉल की नॉलेज आपको होनी चाहिए। वॉलीबॉल के बारे में अगर बात की जाए तो वॉलीबॉल इंटरनेशनल लेवल पे दो तरीके से खेला जाता है। ठीक है, वो धूम धड़ाके वाला जो वॉलीबॉल है वो इंटरनेशनल एक्सेप्ट वो नहीं है उसमें अभी तक। बीच वॉलीबॉल और वॉलीबॉल जो है अपना इंडोर वॉलीबॉल, यही दो एक पैटर्न्स हैं जो खेली जाती हैं। और उसके बारे में क्या डिफरेंस है? कोर्ट के डायमेंशन अलग होते हैं, बॉल का वेट अलग होता है, नंबर ऑफ प्लेयर्स अलग होते हैं। बीच वॉलीबॉल में दो प्लेयर होते हैं, उसमें आपने बताया कि दोनों में छह छह होते हैं। ठीक है, तो नॉलेज प्लीज उसके बारे में रखिए। और स्कीपिंग के बारे में आपकी नॉलेज अच्छी थी, मुझे अच्छा लगा। आपने टेक्निक्स के बारे में बताया, आपने इंटरनेशनल इवेंट है वो भी आपने सही बताया, हेल्थ तो उसके इफेक्ट भी अच्छे बताए। तो ऐसी ही नॉलेज वॉलीबॉल के बारे में भी रखिए, क्योंकि अगर आपकी जो आपके मुंह से जो बातें निकलेंगी उन्हीं बातों को ही पकड़ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जैसे आपको आपने $5 ट्रिलियन के बारे में पूछा तो $5 ट्रिलियन के बारे में क्वेश्चन उठ के आ गया। ऐसे ही बातें आपको पूछी जाएंगी, तो आपको प्लीज इन बातों का ध्यान रखना है। और ध्यान रखिए कि ये जो तीन बातें हैं, स्माइल, एंथुजियाज्म और कॉन्फिडेंस, ये तीन चीज आपको आपके परफॉर्मेंस, अभी आपके जो चेहरे में स्माइल है ना, वो दिखा रही है कि अभी आप बिल्कुल रिलैक्स्ड है। ठीक है, तो ये वाली कॉन्फिडेंस लेके आप जाइए और अपना परफॉर्मेंस कीजिए। आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत अच्छा करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट आकाश। ठीक है सर, थैंक यू सो हेलो आकाश। मच। आकाश, अच्छी बातें बता दी गई हैं आपको ऑलरेडी। आपका करौली वाला जो जवाब था वो काफी अच्छा था। इवन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, उसमें भी आपका जवाब अच्छा था। अब कुछ इंप्रूवमेंट्स की बात कर लेते हैं आकाश। आपने सेक्शन 144 बताया, वो बहुत गलत लगा मुझे। आपने सवाल को ठीक से सुना नहीं था, केस स्टडीज को ठीक से सुना नहीं था,
और इसकी वजह से आपने 144 का जिक्र किया। जब आपको डॉक्यूमेंट्री के बारे में पूछा गया कि शिक्षक महिला शिक्षा के ऊपर आप एक डॉक्यूमेंट्री बताइए, आपने खुद ने शायद बताया था कि मैं सर महिला शिक्षा के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा। आपको उस क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई थी कि शीर्षक क्या होगा, और आपका जवाब ये था कि सर शीर्षक जो है वो महिला शिक्षा के ऊपर होगा। वो तो पता है डॉक्यूमेंट्री महिला शिक्षा के ऊपर है तो शीर्षक उसी के ऊपर होगा, लेकिन स्पेसिफिक शीर्षक आपने नहीं बताया, आपने उसको अवॉइड किया। ठीक है, तो उससे ये पता लगता है कि आप जानबूझ के कुछ कुछ सवालों को अवॉइड करते हैं जिसमें ज्यादा सोचना पड़े। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिए और जो जो सब सेगमेंट से क्वेश्चन की उन सबको आप एड्रेस करिए। फिर आपको जब करौली के बारे में पूछा गया था तो करौली के अंदर आपने एक शब्द का जिक्र किया, वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक की राजनीति की वजह से ये सब हो रहा है। ये वोट बैंक जो है वो बहुत हार्श शब्द है, आपको सॉफ्ट क्रिटिसिज्म्स करने हैं, इतना हार्श नहीं होना है अपनी बातों में, इतना एक्सट्रीम नहीं होना है अपनी बातों में। तो जहां तक हो सकते हैं आप ये कह लीजिए कि सर राजनीतिक कारण थे उसके पीछे, लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स ऐसे सब शब्दों का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। नाडोल किंगडम के बारे में आपको जानकारी पूरी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। पाली आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता होना चाहिए था। थ्रू आउट द इंटरव्यू स्माइल मिसिंग थी। आकाश, देखिए आकाश, जो भी बातें आपको बताई गई हैं अगर आप इन सब पे काम करते हैं तो इस बार आप पक्का झंडे गाड़ने वाले, ठीक है। और एक और चीज, आप जो ऑनलाइन इंटरव्यू अभी हम कर रहे हैं उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज को हम असेस नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा फिजिकल मॉक दीजिए। दैट कुड बी वी वुड बी एबल टू असेस योर पर्सनालिटी इन अ बेटर मैनर इन दैट वे, ठीक है। तो फिजिकल मॉक दीजिए, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ असेस कर पा रहे हैं आपके जवाबों को, आपकी बॉडी लैंग्वेज असेस नहीं कर पा रहे हैं। तो बॉडी लैंग्वेज का असेसमेंट भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये पर्सनालिटी टेस्ट है, ठीक है। तो आई वुड एडवाइस कि आप फिजिकल मॉक्स भी दीजिए। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा आकाश, इस बार आपका सिलेक्शन होना पक्का है, ये मेरा फीडबैक है। आकाश, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मुझे ऑलमोस्ट सारी चीजें तो लगी, वो इस्माइल का कॉन्फिडेंस, एंथुसियाज्म और वो एनर्जी लेवल जो है मुझे भी लगा काफी कम दे रहा है, उसके ऊपर मैं काम करूंगा। आकाश, जैसे बताया गया कि आपकी बॉडी लैंग्वेज को एसेस करना बहुत मुश्किल था क्योंकि एक ऑनलाइन इंटरेक्शन है, तो हमने अज्यूम किया है कि बॉडी लैंग्वेज ठीक ही होगी। तो बॉडी लैंग्वेज वाले कॉलम में जहां हमें मार्क्स अवॉर्ड करने थे वहां पे हमने लाइन खींच दी है और ये मान लिया है कि ठीक ही होगी। पर फिजिकल मॉक का यही फायदा है कि अगर आपको अवसर मिले तो ज़रूर आप फिजिकल मॉक दीजिए, उससे आपकी बॉडी लैंग्वेज का इवैल्यूएशन होगा बेटा, और उससे आप समझ पाएंगे कि कहाँ कमी रहे। ठीक है आकाश, तो आज के परफॉर्मेंस के हिसाब से और बॉडी लैंग्वेज वाले एंगल को फैक्टर इन करने के बाद हमने आपको 175 दिए, 175। जो पिछले बार से आपकी इंप्रूवमेंट शोकेस कर भी रही हो, आपको भी एहसास हो रहा होगा, लेकिन आप जो हैं वो 190 प्लस कैंडिडेट है, मैं आपको इतना बता दूं। अगर आप ये इंप्रूवमेंट्स कर देते, आप सवालों को बस जरा ध्यान से सुनिए, ऐसा लगता है जैसे उत्तर देने की हड़बड़ी है। धैर्य एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, राइट, आपके व्यक्तित्व का। तो इसलिए धैर्यपूर्ण रूप से आप सुनिए सवाल को धैर्यपूर्वक, फिर आप अपनी बात करें। ठीक है आकाश, ऑल द बेस्ट 26 अप्रैल के लिए आपको, और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट आकाश।